मूवी के शुरू होते ही हमें 4 फ्रेंड्स जेफ, एमी, स्टेसी और एरिक दिखाए जाते हैं। वो सभी अपना वीकेंड बिताने वहां पर आए थे। तभी हमें वहां एक और लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मैथी था। वो उन्हें एक पिरामिड के बारे में बताता है और अगले दिन उनसे चलने के लिए कहता है। वो बताता है उसका भाई उस जगह पर रिसर्च कर रहा है और वहां हमारे सिवा कोई नहीं जा सकता। जैक उससे पूछता है वहां हमारे सिवा और कोई क्यों नहीं जा सकता। मैथी उनसे कहता है कि वहां का मैप सिर्फ हमारे पास है, इसीलिए हम ही सिर्फ वहां जा सकते हैं। अगले दिन हम देखते हैं वो सभी वहां पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर नजर आता है। वो उससे चलने के लिए पूछते हैं, लेकिन उस जगह को देख टैक्सी ड्राइवर उन्हें मना कर देता है और वो बोलता है ये जगह ठीक नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा पिरामिड दिखा दूंगा। उनके साथ एक और लड़का होता है जो मैथी का बेस्ट फ्रेंड था। वो ड्राइवर को ज्यादा पैसे देकर उसे मना लेता है। फिर हम देखते हैं वो सभी उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जो जंगल से होती हुई जाती है। वो टैक्सी ड्राइवर उन्हें वहीं उतारकर वापस चला जाता है। एमी उनसे कहती है कि अगर हमें वापस जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे, जिस पे जैक उससे कहता है कि जब हमें जाना होगा तब वो उस ड्राइवर को फोन कर देंगे। वो सभी वहां से बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी रास्ते के बीच पहुंच जाते हैं। आगे का रास्ता उन्हें कहीं नजर नहीं आता। एमी को वहां डर लगने लगता है। तभी हमें वहां 2 बच्चे दिखाए जाते हैं जो पास ही के गांव से थे और उन्हें देख स्टेसी उन्हें बुलाने लगती है, लेकिन वो बच्चे सिर्फ उन्हें देखे ही जा रहे थे। तभी मैथी को झाड़ियों में से एक रास्ता मिलता है जो छुपाया गया था। मैथी कहता है कि यही रास्ता है जो पिरामिड तक जाएगा। जेफ और बाकी सब पूछते हैं पक्का यही रास्ता है। मैथी हाँ कहता है और वो सभी उस रास्ते से होते हुए खंडर तक पहुंच जाते हैं। असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। एमी सबकी पिक्चर्स क्लिक करती है। मैथी को उसका भाई का टेंट नजर आता है। वो सभी उसे देख ही रहे होते हैं। तभी वहां एक घोड़े पर एक आदमी आता है जो उन पर चिल्लाने लगता है। उन सभी को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। वो आदमी उनसे वहां से जाने के लिए कहता है और पूछता है क्या तुमने यहाँ पर कुछ टच किया है। कम्युनिकेशन ठीक ना होने की वजह से जेफ उन्हें पैसे देता है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देते हैं। तभी वहां और लोग आ जाते हैं जिनके पास हथियार होते हैं। मैथी कहता है कि शायद ये मेरे भाई को जानते हैं। वो उन्हें अपने पास फोन में उसके भाई की फोटो दिखाता है और इशारों से कहता है क्या तुम उसे जानते हो। वो पिक्चर देखता है तो तभी एमी पिक्चर्स क्लिक करते करते वहां झाड़ियों में पहुंच जाती है, जिसे देख वो आदमी उसे गन पॉइंट पर कर लेता है। सभी डर जाते हैं। तभी मैथी का फ्रेंड कहता है इसे कैमरा चाहिए। वो एमी से कैमरा लेकर उन्हें देने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कैमरा ले लो और हमें छोड़ दो। तभी वो लोग उसे अपने पास आता देख उसे तीर मार देते हैं और वो बूढ़ा आदमी उसकी खोपड़ी उड़ा देता है और वो लोग उन पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ऊपर चले जाओ। मैथी अपना सारा सामान उठाकर और बाकी सबको लेकर वहां से ऊपर चला जाता है। देखते ही देखते वहां लोग आ जाते हैं। जेफ उन्हें तेजी के साथ पिरामिड के ऊपर जाने को कहता है। वो सभी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। पिरामिड के ऊपर जाते ही मैथी अपने भाई को आवाजें मारता है और उसे ढूंढने लगता है। वो सभी वहां के टेंट को खोल खोल कर देखते हैं, लेकिन वहां सामान के अलावा कुछ नहीं होता। जेफ एरिक से उसका फोन मांगता है। एरिक कहता है कि मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, जिस पर एमी उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने कहा था कि मेरे फोन में नेटवर्क आते हैं। जेफ मैथी से फोन मांगता है। मैथी बोलता है कि मेरा फोन तो उस आदमी ने रख लिया। जेफ कहता है कि यहाँ कोई तो रास्ता होगा। ये कहकर वो सभी आसपास की जगह को देखते हैं और मदद के लिए आवाज लगाते हैं। तभी मैथी को उसका भाई नजर आता है। वो जोर जोर से रोककर उसके पास जाता है और वो देखता है उसे तीर लगे हैं और उसके साइड का एक फेस इफेक्टेड है। वो बहुत रोता है। जेफ नीचे की तरफ देखता है और उन सबसे कहता है कि उनकी तादाद तो बढ़ती ही जा रही है और ये हमें देख रहे हैं, और वो ये भी कहता है कि उन्होंने हमें ऊपर भेज दिया है। अब वो लोग हम पर निगरानी रख रहे हैं और जेफ कहता है कि हम बुरी तरह से फंस गए हैं, तो हमें यहाँ किसी के आने का वेट करना चाहिए। अगर हम होटल ना पहुंचे तो वो लोग पुलिस को बुलाएंगे, जिससे वो हमें ढूंढ लेंगे। वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक फोन की ट्यून सुनाई देती है जो कुएं के अंदर से आ रही थी। मैथी कहता है ये मेरे भाई के फोन की ट्यून है, जरूर नीचे कोई है। जेफ एमी को टेंट से लालटेन और माचिस लाने को कहता है और मैथी को नीचे जाने को कहता है। एरिक और जेफ उसे रस्सी की मदद से नीचे डालते हैं और आधे रास्ते जाते ही तभी वहां रस्सी टूट जाती है, जिससे वो 20 फीट नीचे गिर जाता है। वो सभी घबरा जाते हैं, जिसके बाद जेफ कहता है एमी या स्टेसी में से किसी को नीचे आना पड़ेगा। एमी कहती है कि हम ही क्यों जाएं, तुम या एरिक भी जा सकते हो। जेफ कहता है कि ऊपर खींचने में दम लगेगा
और तुम ये नहीं कर पाओगी। स्टेसी कहती है मैं नीचे जाऊंगी। वो सभी स्टेसी को रस्सी से बांधकर नीचे की तरफ डालते हैं। जेफ स्टेसी को बुलाता है और कहता है कि रस्सी खत्म हो गई है और तुम्हें अब आगे कूदना पड़ेगा। स्टेसी कहती है कि मैं नीचे तक नहीं पहुंची हूं और मैं नहीं कूद सकती। स्टेसी नीचे की तरफ देखती है जहां मैथी गिरा पड़ा हुआ था और वो स्टेसी से खुद को बचाने के लिए कहता है। स्टेसी को काफी तरस आता है और वो नीचे कूद जाती है। नीचे गिरते ही उसका घुटना फट जाता है और उसमें कांच घुस जाता है। वो चिल्लाती है। तभी मैथी उसे बताता है कि उसकी कमर की हड्डी टूट गई है जिससे वो उठ नहीं सकता। स्टेसी ये सब बात उन लोगों को बताती है। जेफ उन दोनों से कहता है कि हमें एक टेंट फाड़कर स्ट्रेचर बनाना चाहिए जिससे उन्हें हम ऊपर ला सकें। एमी उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि हमें नीचे जाकर उन लोगों से मदद मांगनी चाहिए। ये कहकर वो नीचे चली जाती है। जेफ उसे बुलाता है और नीचे जाता है। एमी हाथ ऊपर करके उनसे मदद मांगती है। जेफ एमी से कहता है इन्हें कोई भाषा समझ नहीं आती तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। एमी कहती है इन्हें हमारी मदद करनी होगी। वो नीचे गिर जाती है। उस झाड़ी का एक हिस्सा उनके ऊपर फेंक कर मारती है जो वहां पर खड़े एक लड़के को लग जाता है। वो आदमी उस लड़के को गन पॉइंट कर देता है और देखते ही देखते उसे शूट कर देता है। एमी और जेफ वहां से ऊपर चले जाते हैं। रात होने को चली थी। वो स्ट्रेचर बना लेते हैं। एमी कहती है उस बच्चे को उसकी माँ के सामने ही मार डाला। जेफ कहता है उसने बेल छू ली थी और वो इन्फेक्टेड हो गया था। दूसरी तरफ स्टेसी उन लोगों की मदद का इंतजार कर रही थी। तभी फिर से फोन की ट्यून सुनाई देती है। स्टेसी वहां से उठकर आवाज लगाती है, वहां कोई है क्या? कोई मुझे सुन सकता है? स्टेसी जेफ और बाकी लोगों को कहती है मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो इस स्ट्रेचर पर एमी को नीचे भेज देते हैं। वो नीचे की तरफ पहुंच जाती है। वो दोनों मैथी को किसी तरह उठाकर स्ट्रेचर पर रख देते हैं जिससे वो दर्द से चिल्लाता है। एक एक करके वो ऊपर आ जाते हैं। एमी कहती है हमें मैथी को टेंट में ले जाना चाहिए, जिस पर जेफ कहता है ये ठीक नहीं है, हमें टेंट में दवाइयां ढूंढनी चाहिए और वो बाहर ठीक है। एमी को एक बैग मिलता है जिसमें एक गाड़ी की चाबी होती है। तो वहीं जेफ को फ्लाइट की टिकट मिलती है। वो कहता है कल सुबह मैथी का भाई यहाँ से जाने वाला था। जब उनके दोस्त उन्हें ढूंढेंगे तो कल हमें भी ढूंढ लेंगे क्योंकि मैथी मैप की कॉपी उन्हें देकर आया था। एरिक वहां पर रखी मशीन से लाइट ऑन करता है जिससे वहां पर रोशनी हो जाती है। दूसरी तरफ स्टेसी एमी से कहती है कि हमने मैथी को ऊपर लाकर बहुत बड़ी गलती की है। एमी कहती है हमने कोई गलती नहीं की और कल सुबह होते ही उसके दोस्त आ जाएंगे। ये कहकर वो दोनों सो जाती हैं। तभी वहां एरिक आता है जो स्टेसी के साथ सोता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह हो चुकी थी। स्टेसी उठती है और देखती है उसके चारों तरफ वो जंगली बेल आ चुकी थी। वो अपना पैर खोलती है और देखती है उसके पैरों में बेल जकड़ी हुई थी, साथ ही उसकी पूरी बॉडी में घुस रही थी। वो एरिक को जगाती है और चिल्ला चिल्लाकर उससे बेल को निकालने को कहती है। एरिक उस बेल को निकाल देता है। जेफ उनके पास जाता है। स्टेसी कहती है वो मेरे पैर के अंदर घुस गई है और अब मेरी पूरी बॉडी में घुस रही है। दूसरी तरफ मैथी एमी से बोलता है मुझे कुछ हो रहा है। एमी उसके पास जाती है और उसके पैरों से कंबल हटाती है तो देखती है बेल उसके पूरे पैरों को जकड़ रखी हुई है और उसका पूरा पैर खोखला कर दिया है। एमी जोर जोर से चिल्लाती है। तभी जेफ वहां पर आ जाता है। वो ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और उसके बचे हुए पैरों को बांधता है ताकि वो बेल उसकी बॉडी में ना जा सके। वो उसे ऐसा ही छोड़ देता है। दूसरी तरफ एरिक स्टेसी से कहता है कि ये हमारे कपड़ों पर फैल रही है और धीरे धीरे हमें खा जाएगी। तभी उन्हें फिर से फोन की ट्यून सुनाई देती है जिसे सुन जेफ अंदर जाने के लिए एक मशाल बनाता है और उन्हें एक एक करके कुएं के अंदर डाल देता है। पहले एमी जाती है, फिर स्टेसी जाती है और वो दोनों मशाल जलाती हैं। आवाज गुफा के अंदर से आ रही थी। वो दोनों उस गुफा के अंदर जाती हैं। उन्हें एक लड़की मिलती है। वो उस लड़की को बुलाती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। एमी उसके पास जाकर उसे अपनी तरफ खींचती है। तभी उसे देख वो दोनों बहुत बुरी तरीके से डर जाती हैं क्योंकि वो मर चुकी थी और काफी डरावनी दिख रही थी। उन्हें फोन दिख जाता है। वो हिम्मत करके उस फोन को उठा लेते हैं मगर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो फोन टूट चुका था। वो उसे ऑन करने की ट्राई करते हैं। तभी उन्हें फिर से वही आवाज आती है। एमी पीछे मुड़कर उस आवाज की तरफ जाती है और वो देखती है कि ये आवाज बेल में लगे उस फूल से आ रही है। वो फूल को टच करती है। तभी वो बेल उसे पकड़ लेती है। वो दोनों वहां से भागते हैं। हम देखते हैं बेल भी उनके पीछे पड़ जाती है। वो दोनों किसी तरह से वहां से निकलती हैं और रस्सी को खींचने के लिए बोलती हैं। सारी बेल उनके पीछे पड़ी हुई थी, मानो कि जैसे उनको खा जाएंगी। एमी स्टेसी किसी तरह से बाहर निकल जाती हैं और जेफ और एरिक को सब बताती हैं। एरिक कहता है भला एक फूल कैसे ट्यून निकाल सकता है? एमी कहती है मुझे नहीं पता और अब हम नीचे नहीं जाएंगे। एमी कहती है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जिस पर जेफ कहता है हमें नीचे उतरते ही वो लोग गोली मार देंगे, बस इंतजार कर सकते हैं।
वो दोनों जेफ को फोर्स करते हैं, लेकिन जेफ उन पर चिल्लाता है और कहता है कि 10 टूरिस्ट एक साथ गायब हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है और कल तक कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा। सुबह हो चुकी थी, वो सभी बचा कुचा खा लेते हैं और एक एक घूंट पानी पीते हैं। जेफ मैथ को पानी पिलाता है और उसके पैर देखता है और सबसे कहता है हमें मैथ के पैर काटने पड़ेंगे, अगर नहीं काटा तो वो मर जाएगा। जेफ कहता है कि उसके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, हम पहले उसके पैर की हड्डी तोड़ेंगे फिर उसके पैर काट देंगे। वो मैथी से पूछते हैं, जिस पर वो एग्री भी हो जाता है और उसका पैर तोड़कर अलग कर देते हैं। मैथी बहुत चिल्लाता है और उसे बहुत दर्द होता है जो उससे सहन नहीं हो रहा था। वो उसका दूसरा पैर काटकर उस पर गरम पैन रख देते हैं जिससे उसका खून ज्यादा ना बहे। वो किसी तरह से पैर अलग कर देते हैं और वो देखते हैं कि उसका कटा हुआ पैर वो बेल लेकर जा रही है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। रात हो चुकी थी और हम देखते हैं वो चारों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि मैथी दर्द के मारे तड़प रहा है और वो बेल उसके पास आ रही है, साथ ही धीरे धीरे उसके मुंह में घुस जाती है। जेफ ये देख लेता है और उसकी तरफ भागता है और सारी बेल उसके मुंह से निकाल देता है और चेक करता है कि वो मर गया या जिंदा है। मैथी की मौत हो चुकी थी, वो सभी बहुत उदास थे। तभी स्टेसी कहती है कि मेरे भी अंदर है, जैसे कि मेरे सर में है, मेरे हड्डियों में है और मेरे पूरे शरीर में है। वो चाकू उठाती है और खुद को काटने की कोशिश करती है। वो कहती है रुको मैं दिखाती हूँ। तभी वो पागलों की तरह चिल्लाती है। उसकी चीख सुन बेल पर लगे हर फूल से बहुत बुरी तरीके की आवाजें आती हैं जिसे स्टेसी सहन नहीं कर पाती। सुबह हो चुकी थी। हम देखते हैं जेफ एमी बात कर रहे होते हैं। तभी वहां एरिक आ जाता है और उन्हें वो टेंट में ले जाता है और वो जेफ और एमी को स्टेसी की बॉडी दिखाता है। वो देखते हैं कि उसके पूरे शरीर के अंदर बेल है। वो सभी बाहर आ जाते हैं। जेफ स्टेसी के पैर पर थोड़ी शराब डालता है और चाकू से उसका पैर कट कर देता है। फिर वो अपनी उंगली डालकर बेल को बाहर निकाल लेता है और इसी तरह वो उसकी कमर का बेल भी निकालकर फेंक देता है। स्टेसी बहुत चिल्लाती है और दर्द से तड़प रही होती है। दोपहर हो चुकी थी। वो सभी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी एमी स्टेसी को शराब पीने को देती है। वो जैसे ही पीती है, जेफ उसके फोरहेड पर एक बेल को देखता है। वो तीनों उस बेल को देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं। स्टेसी रोते हुए कहती है तुम सब ने उसे देखा, वो मेरे सर में है, और वो बहुत रोती है। दोपहर हो चुकी थी और वो सभी एक साथ टेंट में आराम कर रहे होते हैं। तभी स्टेसी वहां से बाहर आ जाती है और चाकू ढूंढती है। उसे एक बैग में चाकू मिल जाता है जिससे वो अपना पूरा शरीर काट डालती है, जिसे देख वो सभी बाहर आ जाते हैं। वो बुरी तरीके से खुद को काट लेती है। जेफ उसकी तरफ आता है और चाकू को मांगता है लेकिन वो पीछे मुड़कर उसका हाथ काट देती है। फिर एरिक उसकी तरफ बढ़ता है। फिर वो एरिक को भी वैसे ही मारती है। वो उसके सीने में लगता है जिससे वो तुरंत मर जाता है। फिर वो बेल एरिक को अपनी तरफ खींच लेती है। दूसरी तरफ स्टेसी एमी से कहती है मुझे मार डालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जेफ उसे मार देता है और बेल की तरफ फेंक देता है। नीचे खड़े हुए लोग उसे देख रहे होते हैं। उस पिरामिड की हकीकत ये थी कि उस पिरामिड में बरसों पहले एक शैतान रहता था और वो शैतान उस पिरामिड पर जिंदा था, उन पौधों के अंदर। वो उन फूलों में, पत्तियों में, टहनियों में, हर जगह मौजूद था। वो सब कुछ कर सकता था, देख सकता था, सुन सकता था, और लोगों के साथ जो सब कुछ किया वो उसी ने किया। और हकीकत में उसका शिकार जिंदा चीजें होती थीं। इस जगह के इतने भयानक होने की वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं आता, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं। और गांव वालों को भी इस पिरामिड की हकीकत का पता था कि ये पैरासाइट है और जिंदा इंसानों को मारकर ताकत हासिल करता है। और यही वजह थी कि वो चाहते थे कि कोई भी इंसान यहाँ ना आए, क्योंकि जो यहाँ आया वो बचकर नहीं गया, और जो उन पौधों को टच कर लेता था उसकी मौत तो निश्चित थी। अब पिरामिड के ऊपर सिर्फ 2 लोग ही जिंदा थे। शाम होने को चली थी। जेफ स्टेसी का ब्लड एमी के ऊपर लगाता है और एक प्लान बनाता है, और वो एमी को कहता है मैं तुम्हें मरा हुआ लेकर नीचे जाऊंगा और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा और तुम वहां से भाग जाना। वो ऐसा ही करते हैं। जेफ उसे नीचे लेकर जाता है और उसे रख आदिवासियों पर चिल्लाता है। वो उनका ध्यान भटकाकर एमी से दूर कर देता है। तभी उस पर एक आदमी तीर चला देता है और दूसरी तरफ एमी वहां से उठकर भागने लगती है। वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो लगातार उस पर तीर चलाते हैं लेकिन वो बिना रुके भागती है। तभी उसे गोली की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि जेफ को उन लोगों ने शूट कर दिया और किसी तरह से बचते हुए एक गाड़ी तक पहुंच जाती है। वो काफी कोशिश करती है, जीप चल जाती है और वो वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि एमी के फेस पर बेल चल रही है, जिससे साफ जाहिर था कि वो खतरनाक पौधे और उसकी भयानक चीजें अब इस दुनिया में भी आ चुकी हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इन सब में से सबसे बहादुर कौन था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।